रिसीवर्स में ये है हमारा रिवीजन सीरीज़ का फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 5 एंड द लेक्चर इज़ अबाउट रेडियो एक्टिविटी। तो मैं आपको इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ा चुकी हूँ। दिस वन इज़ द शॉर्टकट वन। सो मतलब 15-20 मिनट का होगा। तो 15-20 मिनट इज़ नॉट मोर देन लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है वो। सो लेट्स मूव टुवर्ड द चैप्टर। So here is the first thing I want to tell you that what is the radioactivity. सी देखो ये थोड़ा सा ना टेक्निकल टर्म है एंड थोड़ा एक अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर बाकी पूरा चैप्टर ना समझ नहीं आएगा, चाहे शॉर्टकट में समझा लूँ चाहे फुल कट में समझा लूँ मैं। देयर इज़ नथिंग इज़ लाइक फुल कट, डिटेल में समझाऊँ या शॉर्टकट में समझाऊँ। सो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, आपका एक कोई मटीरियल होता है, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट मतलब ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, ख़त्म होना, ब्रेक डाउन नहीं बोल रही, ख़त्म होना। लाइक कितना था, ये इधर का हिस्सा ख़त्म हो गया, चाहे वो मतलब वेपराइजेशन हो गया उसका या जैसे भी वो डिज़ोल्व हो गया, जो भी हुआ वो ख़त्म हो के इतना रह गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो इस तरह से जो ख़त्म होती है कोई भी चीज़, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब आपके दिमाग में पहला सवाल आना चाहिए कि मैडम हमारे घर में तो चेयर टेबल बेड कुर्सी सब रखा है, हम खुद इतने अच्छे खासे इंसान खड़े हैं, हम तो नहीं ऐसे डिसइंटीग्रेट होते। ये मतलब ये टेबल चेयर इतनी सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं हमारे आसपास। अगर आप मेटल की बात करते हो तो घर में आपके आयरन होगा, एल्यूमिनियम होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, वो तो नहीं डिसइंटीग्रेट करती। तो ये जो एलिमेंट होते हैं ना, ये वो जो हाईली अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं ना, ये उनके केस में होता है। अब हाईली अनस्टेबल आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट में आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, वो हमारे हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया यूरेनियम हो गया या पोलोनियम हो गया, तो उस तरह के जो है ना वो आपके हाईली अनस्टेबल होते हैं, जो एफ ग्रुप में आते हैं मेनली। आप पीरियोडिक टेबल देखते हो ना, इस तरह से रहती है SP D, और यहाँ नीचे एक रहता है P होता है, सॉरी PD, और ये इधर ये जो F रहते हैं ये वाले होते हैं आपके मेनली, जिनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको टेक्निकल टर्म पे बोलोगे तो ये टेक्निकल टर्म में जो डेफिनेशन बनती है, तो रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस, मतलब अचानक से होता है। ऐसा नहीं है कि ये आपको बोलेगा कि अच्छा मैं 10 साल बाद एक अलार्म बजेगा और फिर ये डिसइंटीग्रेट होगा, नहीं, अचानक से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का ही डिसइंटीग्रेशन होता क्यों है? मैंने आपको क्या बताया कि हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो आपका ये सपोज एक एटम है, इसके अंदर ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये बहुत हाईली अनस्टेबल है, तो इधर जाएंगे इधर जाएंगे इधर जाएंगे, आपस में इतना घूमते फिरते हैं, ये रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने से ऐसे इनके अंदर प्रोसेसेस होते हैं कि ये या तो ब्रेक डाउन होकर दो छोटों में टूट जाते हैं, या फिर आपका डिजॉल्व हो जाएगा, ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ इसमें होकर ख़त्म हो जाते हैं। तो मेनली इसके अंदर ये जो इसके न्यूक्लियाई होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्टिव न्यूक्लियाई, जो आपके इधर से उधर मूव करते रहते हैं और रिएक्शन करते रहते हैं आपस में। तो जितने ज़्यादा ये एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं उतने ज़्यादा इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, उतना ज़्यादा ही डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक, पर यूनिट टाइम। तो आपका जो डिसइंटीग्रेशन होता है, अगर सपोज मैं इसको DN से डिनोट कर देती हूँ, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है ना, पहले लाइक N1 था तो वो चेंज होकर N2 हो गया, तो N1 माइनस N2 को आप चेंज को आप D से भी दिखा सकते हो, या डेल से भी हम D से दिखा देते हैं। सिमिलरली टाइम भी चेंज हुआ, मान लो पहले 2006 था तो आपका 2006 में N1 था, तो 2007 में जाके N2 रह गया, तो टाइम भी चेंज हो रहा है, तो इसको भी आप DT से डिनोट कर सकते हो। तो यू कैन से कि DN/DT, ठीक है। ये हो गया आपका डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन विद द टाइम, पर यूनिट नहीं, डिसइंटीग्रेशन विद द टाइम, इतना टाइम में आपने इतना डिसइंटीग्रेट किया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? आपके एक्टिव न्यूक्लियाई के, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा और उतना ज़्यादा वो डिसइंटीग्रेट होगा। अब सपोज ये एटम है, इसके अंदर दो एक्टिव न्यूक्लियाई है, ये आपस में टकराए, थोड़ा सा कुछ काम हुआ इसके अंदर रिएक्शन, फिर हो सकता है कि फिर स्टेबल हो जाएंगे, नहीं हुए तो फिर ये आपस में टकराएंगे, फिर ये आपस में टकराएंगे, दिस इज इट। तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर एक ही है तो ये आपस में इतना थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, कुछ फ़र्क उससे ज़्यादा पड़ेगा नहीं। अब सपोज एक ये है, इसमें ये है, ये एक्टिव न्यूक्लियाई है इतने सारे, अब ये आपस में इधर रिएक्ट कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ये इधर भी कर रहा है, फिर ये भी कर रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, तो इस केस में ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा। तो जितने ज़्यादा एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे उतना ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होगा। अब कोई भी काम हो रहा है तो वो एक टाइम पीरियड के अंदर होगा ना, लाइक आप यहाँ पर था, फिर 1 घंटे बाद इतना हो गया, फिर 2 घंटे बाद इतना काम हो गया, फिर 1 साल बाद इतना काम हो गया, तो इसीलिए हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द योर फॉर्मूला।
छोटी सी डेफिनेशन से पूरा फॉर्मूला निकल गया है हमारा। इसको अब हम शेप दे देते हैं फॉर्मूले को। लेट मी इरेज द बोर्ड। अब हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया था, हमारा डिसइंटीग्रेशन विद द टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हमारे नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, उसको भी हम अल्फा कहते हैं। ठीक है, ये इसको हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, डिके कांस्टेंट, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है आपका डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, डिके हो रहा है। डिके मतलब कोई भी चीज़ खत्म होना, तो डिसइंटीग्रेट हो रही है, दो में टूट रही है या एक में टूट रही है या डिजॉल्व हो रही है, तो बेसिकली आपकी डिके ही हो रही है। तो ये होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी की इक्वेशन एंड ये होता है आपका डिके कांस्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको इस तरह के मैंने बहुत से न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, न्यूमेरिकल की क्लास एक बार ज़रूर देख लेना, मतलब स्पीड बढ़ा के देख लेना, चलते चलते देख लेना, बट आई वुड सजेस्ट कि उस क्लासेस को ज़रूर देख लेना जो न्यूमेरिकल की क्लासेस है। ठीक, अब इसको आप अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो। कुछ जगहों पे आपने लैम्डा देखा होगा, वैसे लैम्डा ले लेते हैं। ठीक, लैम्डा कर लो इसको, क्योंकि मैंने पहले आपको जो पढ़ाया उसमें मैंने लैम्डा लिया है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई डिके कांस्टेंट निकालने के लिए बोले तो आप निकाल लोगे आराम से, डी एन बाई डी टी डिवाइड बाई एन। सो ये आपका डिके कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो ना, ठीक है, जो ये आपके दो फॉर्मूले आ गए। अब इन्हीं के इसी फॉर्मूले के बेस पर अगर आपने यहाँ से डिफ्रेंशिएशन का साइन हटाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो। देखो, अगर आप डिफ्रेंशिएशन का साइन हटाओगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डी एन, लाइक आप इसको ऐसे लिख दो, डी एन इक्वल्स टू लैम्डा एन डी टी। ऐसे चला गया आपका। अब एन क्या है, ये हमारा एक फिक्स अमाउंट है जो हमारा पहले स्टार्टिंग में था, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये तो हमारा फिक्स अमाउंट हो गया। एन नॉट से डिनोट कर लूँ इसको मैं, क्योंकि हमारा फिक्स अमाउंट था, तो फिक्स हो गया, ये लैम्डा डी टी हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको क्या करते हैं, इसको ये डी का साइन हटाना चाहो तो आप क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल ले लो, इसका माइनस एन। तो इस तरह से मतलब एक दो स्टेप्स और लगेंगे, बट फाइनल इक्वेशन यही आ जाएगी। तो मैं आपको सिर्फ फाइनल इक्वेशन लिख के बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। एन इक्वल्स टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। यहाँ पे क्या चीज़ क्या डिनोट कर रही है आपको पता है, ये आपका लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट जो रह गया, फाइनल प्रोडक्ट लेफ्ट लेफ्ट लिख देती हूँ, अदरवाइज फाइनल प्रोडक्ट देख के लोग समझते हैं कुछ नया बना है। तो आपका फाइनल रह गया और ये आपका इनिशियल में कितना था। ठीक है, लैम्डा आपका कितना हो गया, आप लैम्डा क्या हो गया आपका डीके कांस्टेंट, और टी क्या हो गया आपका जितना भी उसमें टाइम लगा है पूरा प्रोसेस होने में। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप ये वाला देख लीजिए। ठीक है, क्या है फार्मूला, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू लैम्डा एन नॉट। ये क्या हो गया आपका, ये इसको पूरे को बोलोगे आप डिसइंटीग्रेशन विद टाइम। इस तरह से आपको लिख के दे सकता है, या एन ओ टी अलग अलग भी दे सकता है, वो जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिखा होगा आपको उस हिसाब से देखना होगा। मैं आपको सारी टर्मिनोलॉजी इसलिए बता देती हूँ। ठीक है, और ये आपका एन नॉट हो गया इनिशियल में, एन अल्फा हो गया डिके कांस्टेंट। अच्छा, अब ये एन नॉट को इनिशियल की जगह आपको ये और भी बहुत सारे टर्म्स लिख के दे सकता है, जैसे आपको एक्टिव न्यूक्लियाई लिख के दे सकता है, स्टार्टिंग में आपको कितने एक्टिव न्यूक्लियाई थे। ठीक है, या आपको रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई लिख के दे सकता है, या रेडियो एक्टिव सिर्फ टर्म लिख के दे सकता है। तो मेक श्योर कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, इस तरह के अलग अलग टर्म्स, तो इनिशियल वैल्यू भी यही देता है, फाइनल का तो डायरेक्टली पूछ लेता है लास्ट में कितना बचा। ठीक है, सो these are the two important formulas you should have to keep these formulas in your mind. ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से ये वाला जो आपने फॉर्मूला देखा था n इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा एक और फॉर्मूला निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। अब इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में करवाया था। ठीक है, अब मैं उसको नहीं करवाऊँगी, अदरवाइज फिर रिवीजन या शॉर्टकट का कोई मतलब नहीं बनेगा। हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए हमें वैसे बेसिक बता देती हूँ, कुछ निकालना होता है इसको सिर्फ लाइक आपका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो एग्जैक्टली हाफ लेफ्ट होने में उसको कितना टाइम लगेगा, दिस इज़ द हाफ लाइफ टाइम। तो बेसिकली आपका ये एन नॉट था, तो बेसिकली आपका एन, ये एन जो है ये आपका एन नॉट बाई टू कितना कब होगा, लाइक अगर ये 100 था तो ये आपका 50 कब होगा, तो ये 50 होने में जितना टाइम लगेगा जिसको हम क्या बोलते हैं,
हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो अब अगर आप इसको जब पूरा सॉल्व करते हो तो फाइनली ये हाफ लाइफ टाइम को ये स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं स्मॉल टी में। इसका फॉर्मूला आ जाता है नेचुरल लॉग टू 0. नहीं सॉरी, आ जाता है नेचुरल लॉग टू बाय लैम्डा। दिस इज नेचुरल लॉग एल है। ठीक है, इसको थोड़ा अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो टी इक्वल्स टू 0.693 बाय लैम्डा। ठीक है, ये इसका फाइनल फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जाता है हाफ लाइफ टाइम का, वरना इस पर क्वेश्चन भी दिया जाता है और क्वेश्चन निकालना इज नॉट अ बिग डील। अगर वेवलेंथ पता है तो आप आराम से हाफ लाइफ टाइम निकाल सकते हो, और हाफ लाइफ टाइम पता है तो आराम से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो सकता है आपको फॉर्मूले में स्मॉल टी की जगह कैपिटल लिख कर दे दे, तो डोंट गेट कंफ्यूज। वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको रहता है उसको दिखाने का तरीका। ठीक है, सो दिस इज योर हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला। अच्छा, अब क्या हुआ है ना, इसको मॉडिफाइड करके एक और फॉर्मूला निकाल लिया गया है। उसमें आपको कुछ नहीं दिया गया है, n इक्वल्स टू एन नॉट, यहाँ पर 2। देखो नेचुरल लॉग 2 कैसे आया था, ये आपकी ई की पावर को कंज्यूम करके तो आया था, और माइनस लैम्डा टी की जगह टी बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी हो जाएगा आपका हाफ लाइफ टाइम, और ये आपको जो नॉर्मल टाइम गिवन होगा कि वो कितनी देर तक डिसइंटीग्रेट हुआ है वो होगा, और उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। बट ये नहीं आएगा, एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि आपके जो डिके होते हैं ना वो 3 टाइप के। अच्छा, डिके कितने टाइप के होते हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप और देख लो। हमारे यूनिट में हो सकता है, हमारी इसकी जो यूनिट होती है ना रेडियो एक्टिविटी की, बहुत सी यूनिट है। ठीक है, एक यूनिट होती है इसकी बैक्यूरल, एक यूनिट होती है डीपीएस। डीपीएस मतलब क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन। मैंने क्या बताया था, विद टाइम होता है ना, तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, 1 सेकंड में कितना डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है, और बी क्यू होता है आपका बैक्यूरल। बैक्यूरल था जिन्होंने सबसे पहले वाला, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है ना इसका, वो सोडी करके है एक, उनके थ्योरी एक्सपेरिमेंट थी, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है जिसको रिकग्नाइजेशन मिली वो बैक्यूरल को मिली थी। ठीक है, फिर एक होती है आपकी रदरफोर्ड जिसको हम आर यू से डिनोट करते हैं। एक होती है आपकी क्यूरी। ठीक है, ये मैडम क्यूरी के नाम से आई है। तो 1 बैक्यूरल आपका कितने के इक्वल होता है, 1 बैक्यूरल आपका 1 डीपीएस के इक्वल होता है। 1 रदरफोर्ड आपका 10⁻6 डीपीएस के इक्वल होता है, एंड 1 क्यूरी आपका 3.7 इंटू 10⁻10 डीपीएस के इक्वल होता है। ठीक है, सो मेरे ख्याल में कन्वर्जेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। बस आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपकी यूनिट क्या क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है। तो ये 3 बच्चों को जनरली पता होती है, रदरफोर्ड नहीं पता होती है, बैक्यूरल और क्यूरी तो सबको पता होती है, लेकिन डीपीएस नहीं पता होता, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड लिख के नहीं देगा, वो डीपीएस लिख के देगा। वो देगा डीपीएस, डीडीएस, एसपीडी या एसडीपी, ये लिख के देगा। तो अगर आपको पता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड तो वैलिड, वो नहीं पता तो फिर नहीं पता, फिर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये यूनिट बताना ज़रूरी था। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ 2-4 थ्योरीज थी, 2-4 कुछ स्टेटमेंट्स थी, वो बहुत मतलब नहीं रहेगा रिवीजन पर्पज़ का, उसके लिए फिर आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। ये बहुत शॉर्टकट वीडियो है इस चीज़ के लिए, कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप ये वीडियो देख कर चले जाओगे, और जो मैंने न्यूमेरिकल्स की क्लास ली है वो कर लोगे, तो आप एग्ज़ाम में स्कोर कर लोगे। अब इसके बाद एक चीज़ और, जो आपका अल्फ़ा डीके होता है ना, सॉरी जो आपके, जो मैंने अभी बताया आपके डीके होते हैं या डीके कांस्टेंट, डीके आपके 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या होता है, अगर आप मेरी वो जो वीडियो है उनको देखेंगे तो उसमें मैंने आपको प्रॉपर पूरा चार्ट बनाकर उसमें दिया हुआ है डीकेस के बारे में, लेकिन यहाँ मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं अल्फ़ा डीके की, अल्फ़ा डीके के केस में होता है आपका क्या, आपका इसमें जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका -2 हो जाता है। सपोज z था तो z -2 हो जाएगा, और जो मास नंबर होता है वो आपका -4 हो जाता है। सॉरी, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, -4 हो जाता है। ठीक है, इसके बहुत से एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को करवाए हुए हैं, प्लीज़ डू चेक दैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इसमें हमारा क्या रिलीज़ होता है, इसमें हमारा हीलियम एटम रिलीज़ होता है जिसका 4 मास नंबर होता है और 2 एटॉमिक नंबर होता है, क्योंकि जो 2 और 4 यहाँ से कम होता है वो हीलियम की फॉर्म में
रिलीज़ हो जाता है। इसके साथ और 2-4 चीज़ें पढ़ाई थी आपको मैंने, एंटी पार्टिकल वगैरह का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी से वो बता रही हूँ एग्जाम में बहुत बहुत हाईली इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीटा डीके में आपका क्या होता है, बीटा डीके देखो गाइस आपका दो तरह का होता है, एक होता है बीटा पॉजिटिव डीके, एक होता है बीटा नेगेटिव डीके। ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा एक ऐड हो जाता है। ठीक है, और साथ में हमारा एक न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है जिसमें हमारा एक ये बीटा प्लस निकल जाता है। एंड बीटा नेगेटिव डीके में हमारा क्या होता है, बीटा नेगेटिव डीके में हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें हमारा एक माइनस हो जाता है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है आपको एग्जाम्पल लेके, लाइक इसमें से इतना गया तो ये रह गया, ये ऐसे हो गया। प्लीज़ डू चेक दैट वीडियो गाइस, अगर आपको थोड़ा भी डाउट है और आप चाहते हो कि आपको रटना ना पड़े तो डू चेक दैट वीडियो। ठीक है, इसका जो रेडियो एक्टिविटी की डिटेल वीडियो है। ठीक है, ये हो गया माइनस बीटा डीके, और एक होता है फिर गामा डीके। गामा डीके में आपका बेसिकली कोई चेंज नहीं होता है, अल्फा या बीटा पार्टिकल में किसी भी तरह का कोई चेंज इसमें नहीं होता है। इसमें सिर्फ आपका क्या होता है, इसमें आपके फोटोन रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जब आपका रिएक्शन होता है तो उसमें आपका फोटोन रिलीज होता है। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि गामा डीके में क्या होता है, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि फोटोन रिलीज होता है। एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है वो न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो के बारे में। अब ये न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है, इसमें जब आप ये डीके का प्रोसेस होता है तो ये जो आपका यहाँ बीटा निकला दिस इज़ द एंटी न्यूट्रिनो, और जो आपका बीटा नेगेटिव डीके होता है इसमें जो आपका एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है ये साथ में, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो और इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। अब ये क्या होते हैं ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। इट वॉज लाइक दैट कि अगर आपका मान लो एक पेरेंट आइटम था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, तो एक तो ये बड़ा सा पार्टिकल बन गया, एक कुछ छोटा निकल गया। लेकिन कभी आपने बिस्किट देखा है, कोई गोल वाला बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट हो, उसको बीच में से तोड़ो तो उसमें से कुछ छोटे 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 पार्टिकल भी नीचे गिर जाते हैं और बाकी दो बड़े बड़े पार्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल गिरे ना, जिनका कोई ना चार्ज है ना मास है, कुछ नहीं है, ये तो ये आपके एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो होते हैं, जो होते तो हैं लेकिन उनका कुछ फर्क नहीं होता उनसे। तो दीज आर द चार्जलेस, मासलेस। ठीक है, एंड आपका क्वांटम स्पिन नंबर इनका माइनस प्लस माइनस 1/2 होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सो नीड दैट थिंग। पॉली एक्सप्लोजन रूल को फॉलो वगैरह करते हैं, वो सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक और होता है आपका, तो ये आपका था अल्फा बीटा गामा डीके का, एक शॉर्टकट में ख़त्म कर दिया। जब मैंने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर प्रॉपर तरीके से, तब पूरा लेक्चर लिया है मैंने आपको अल्फा बीटा गामा डीके ही पढ़ाने में। तो इफ़ यू गाइस हैव टाइम तो प्लीज़ डू चेक दैट। और इसके बाद फिर मैंने आपको इसके यूजेस भी लिखवाए थे, रेडियो एक्टिविटी के बहुत सारे, आपका ये मेडिसिन फील्ड में यूज़ होता है। सबसे पहले आपका मेडिसिन फील्ड में यूज़ होता है, मेडिसिन ये चीज़ देख लेना यार, मेडिसिन फील्ड में अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई केस है तो वहाँ आपका क्रोमियम 27 यूज़ होता है, 57 सॉरी 57 यूज़ होता है। उसके बाद आपका ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट करने में भी यूज़ होता है। इसको रटना मत, सिर्फ एक नज़र देख लो। इसमें मरकरी यूज़ होता है ब्रेन ट्यूमर के लिए। आपके थायराइड टेस्ट जो होता है, आजकल आपने बहुत सुना होगा, बहुत आजकल लोगों को थायराइड हो रहा है, तो थायराइड टेस्ट में भी आपको यूज़ होता है आयोडीन 131। ये तो आप थायराइड से समझ जाइए आयोडीन की ज़रूरत है। कैंसर के लिए ये तो शायद पता भी हो बहुत लोगों को, कोबाल्ट 60 यूज़ होता है। और ब्लड कैंसर, देखो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, टेस्टिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पे आपका ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर के लिए कौन सा यूज़ होता है, या तो गोल्ड 189 या सोडियम 24। अब आप बोलेंगे मैडम सोडियम 24 तो होता ही नहीं। अरे भैया नहीं होता है सोडियम 24, लेकिन उसको बनाया जाता है, उसको अनस्टेबल किया जाता है। स्टेबल रहेगा तो रिएक्शन काय को करेगा, वो एक्टिव न्यूक्लियाई क्यों आएंगे उसके अंदर, अनस्टेबल होगा तभी ना रिएक्शन करेगा, तो इसीलिए इसको सोडियम बनाया जाता है। उसके अलावा आपको आर्कियोलॉजी में यूज़ होता है ये। आर्कियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका कार्बन 14 का, जो कार्बन डेटिंग की तरह यूज़ होता है। आपका बेसिकली ये कोई भी सैंपल होता है उसका एज निकालने के लिए यूज़ होता है, एज ऑफ सैंपल के लिए, दैट इज़ द कार्बन 14। ठीक है, और उसके अलावा आपका अगर अर्थ पे कोई लाइक मिट्रियोइड्स वगैरह जो होते हैं ना, आसमान से आके जो गिरते हैं, जिसको आप बोलते हैं टूटता हुआ तारा, शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है, भाई वो कुछ नहीं होता है, वो सब एक बहम है ज़िंदगी का, उस सब के चक्करों में बिल्कुल मत पड़ो।
ये कोई टूटता तारे का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ऊपर से उल्का पिंड, जिसको आपने सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं मिट्रॉइड्स या मिट्योर या मेट्योराइड्स, इंग्लिश में बोलते हैं उन्हें, वो आके गिरते हैं, वो जो ऊपर से जलते हुए होते हैं, क्योंकि वो एक पार्ट टूटता है किसी भी प्लैनेट, जो आपके बहुत सारे आसमान में मतलब स्पेस में मीटोर्स घूम रहे हैं, मार्स और जुपिटर, मार्स है ना हमारा, हाँ मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट है, उसको बोलते हैं कुपिया बेल्ट। उसके अंदर बहुत सारे फ्लो कर रहे हैं, उसमें से कोई एक टुकड़ा उकड़ा अपने ग्रेविटेशन के एरिया से बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकल जाता है तो वो आ जाता है आपका घूमता फिरता कभी किसी प्लेनेट की तरफ। और अगर सपोज वो अर्थ के ग्रेविटेशन के अराउंड आया तो अर्थ का ग्रेविटेशन उसको खींच लेता है। अगर वो अर्थ के पास से निकलता है, वो इतनी स्पीड से आता है कि वो ऊपर से फ्रिक्शन की वजह से जलने लगता है। तो वो जो जलने लगता है ना, तो वो लाइट दिखती है और लोगों को लगता है कि वो, मतलब लोगों को नहीं लगता है, करण जौहर साहब को लगता है कि वो टूटता हुआ तारा है, और वो पूरे इंडिया को यकीन दिला देते हैं इस चीज़ पे कि वो टूटता हुआ तारा है। और लोग जब भी देखते हैं आंखें बंद करके उसमें मांगते हैं। मतलब भाई साहब, साइंस तो न्यूटन आइंस्टीन को तो मर जाना चाहिए अगर करण जौहर की मूवी देख ले तो। खैर, नो ऑफेंस टू एनीवन, बहुत अच्छी मूवी थी, आई लव शाहरुख खान। तो खैर, ये आपका जो है आता है इसके ऊपर, अर्थ में आके गिरता है, और आके जो गिर गया लाइक बहुत सालों तक गिरा रहा, तो आपका उससे उसकी अगर एज निकालनी होती है तो वहाँ पर आपका यूज़ होता है हमारा पोटेशियम 40 या फिर यूरेनियम। एक क्वेश्चन गाइस आपका ये पूछ सकता है, एक लोनार झील है या लोनार लेक, आपने पढ़ा होगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये आपका इसी तरह के मेट्रॉइड्स के गिरने की वजह से बनी थी। लाइक मेट्रॉइड गिर गया इस एरिया में यहाँ पर, और फिर वहाँ पर पानी निकल आया होगा, तो इस तरह से बन गई ये मेट्रॉइड लेक। बहुत आपकी सिर्फ एक दो ही, कुछ ही लेक्स ऐसी हैं। इस तरह की सबसे बड़ी लेक जो है वो शायद ईरान में है, बट आई एम डाउटेड, लेकिन इसको आप प्लीज़ मत लिखिए क्योंकि मुझे इस पर याद नहीं है। ये महाराष्ट्र में था, अभी थोड़े दिन टाइम पहले न्यूज़ में था। ये पूरी आपकी पिंक कलर की हो गई थी, या रेड कलर बोल दो, ये क्यों हो गई थी इसके बारे में आप बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इस पर। मैं बता देती हूँ, एक बैक्टीरिया होता है रेडियोफिलिया या फेलिसिस करके समथिंग कुछ होता है उसका नाम, पर आर से स्टार्ट होता है। आई एम वेरी श्योर, रेड कलर का आर से स्टार्ट होता है, मैंने ऐसे रखा है उसको, उसकी वजह से इसका कलर हो गया था रेड या पिंक, ठीक है। सो आप इसको एक बार ढंग से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ अभी थी आपका जो अंटार्कटिका पे ना, या अंटार्कटिका पे क्या हुआ था, वहाँ की जो बर्फ़ थी वो रेड कलर की नज़र आने लगी थी। ऐसा लग रहा था उसको इस ब्लड या ब्लड स्नो करके उसको नाम भी दिया गया था कुछ। तो वो क्यों आ रहा था, तो उसका भी रीज़न यही बैक्टीरिया ही था। लेकिन दोनों जगह के बैक्टीरिया का नाम अलग है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार कॉन्सेप्ट को चेक कर लीजिएगा, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। ये आ गया आपका मेडिसिन, आर्कियोलॉजी। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में आपका आर्टिफिशियल रेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये करंट अफेयर के पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट, सॉरी ये आपका जो 10 नंबर की जीके आएगी ना उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। आर्टिफिशियल रेन करवाता है ये, सिल्वर आयोडाइड नाम है इसका, AGI। और आर्टिफिशियल रेन जो होती है वो आपकी उसकी वजह से भी होती है। एक और होता है यार, उसको कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है शायद ड्राई फॉर्म में, उसकी वजह से भी होती है। मैं इसको चेक करके बताऊँगी, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स। और आपका फर्टिलाइज़र की तरह पोटेशियम यूज़ होता है, ये तो आप लोग को पता ही है, P32 इस द फर्टिलाइज़र की तरह। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा एक्सरे वाले, इसमें सॉरी रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में। और इस चैप्टर को मैं नहीं एंड करती हूँ, लेकिन इस चैप्टर के आप न्यूमेरिकल ज़रूर देख लीजिएगा गाइस, क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे अगर तो खाली इसके बेसिस पर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास, एंड अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। एंड आज के लिए मतलब अभी नहीं लूँगी लेक्चर, अब शायद शाम को ही लूँगी, क्योंकि अब दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाता ले पाना। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड गाइस, हाँ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, सीरीज़ रिवीजन वाली अच्छी नहीं लग रही है, तो प्लीज़ लेट मी नो यार, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग रहा है। क्योंकि एक्चुअली मुझे भी याद नहीं ना मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। अब मैंने जो पढ़ाया था अपने नोट्स देखने पढ़ने हैं मुझे, वहाँ से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पिक कर रही हूँ, सिर्फ फॉर्मूला और वो करवा रही हूँ आपको। तो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, आपको नहीं देखना है, तो प्लीज़ मुझको ओपनली बता दो ये चीज़, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि देख लो, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। सो दिस इज़ इट।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी गाइस। यस द एंड ऑफ वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई होगी शायद, हाँ थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी बातें ज़्यादा कर ली। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।